गंगापुर गांव में रामलाल अपनी पत्नी सरिता और बेटी रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामलाल दिन भर खेतों में मेहनत करता, तब जाकर घर का चूल्हा जलता। फिर एक दिन रामलाल जैसे ही खेतों में काम कर रहा था, अरे ये क्या, लोमड़ी और बंदर मेरे खेत में, ये क्या तमाशा है। बंदर हांफता हुआ दौड़ता है और सीधा रामलाल के पीछे छिप जाता है। अरे तू मेरे पीछे क्यों छिप गया? भाग भाग, कहीं पेड़ पर चढ़ जा, मेरी आड़ में क्यों छिपा है? मालिक मालिक, मेरी रक्षा करो, वो लोमड़ी मुझे मार डालेगी। वो कई दिनों से मेरा पीछा कर रही है, अब मुझसे नहीं भागा जाता, मैं थक गया हूँ। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी जान चली जाएगी। ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगल में जो मेरे रास्ते में आया है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अरे जो मेरी शरण में आया है उसे मैं किसी को सौंपने वाला नहीं हूँ, चाहे वो इंसान हो या जानवर। जा यहाँ से, नहीं तो देख रही है ना ये फाबाड़ा, इसी से तुझे काट कर फेंक दूंगा। अरे इतना क्रोध क्यों करते हो? मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तो एक सौदा करने आई हूँ। अगर तुम ये बंदर मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी, जंगल के खजाने में से असली खरा सोना। क्या कहा तुमने? सोने का सिक्का? हाँ, और वो भी असली जंगल का दुर्लभ खजाना। सोचो उस सिक्के से तुम क्या क्या कर सकते हो। अपनी पत्नी के लिए साड़ी, अपनी बेटी के लिए नए कपड़े, गहने, मिठाई, सब कुछ। सरिता की सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। बेटी रीमा को भी पहली बार अच्छा फ्रॉक मिल जाएगा। लोग कहेंगे रामलाल ने भी अब कुछ बना लिया है। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, पर क्या सिर्फ एक सिक्के के लिए मैं किसी मासूम की जान ले लूं? क्या इतना नीच सोच के साथ मैं खुद को किसान कह सकूंगा? नहीं नहीं नहीं। कहाँ खो गए हो? जल्दी फैसला लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक सिक्के के लिए किसी की मौत का सौदा मैं कभी नहीं करूंगा। तू जा यहाँ से और किसी और को ढूंढ जो अपनी आत्मा बेचने के लिए तैयार हो। तुम बहुत पछताओगे रामलाल। एक दिन यही बंदर तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। याद रखना, आज तुमने सोने के सिक्के को ठुकरा दिया है। तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा। अगर किसी की जान बचाने का इनाम दुख है तो मैं वो भी झेल लूंगा, समझी? लोमड़ी जंगल की ओर गुस्से में चली जाती है। बंदर की आंखों में आंसू थे। मालिक, आपने मेरी जान बचाई है, मैं कर्जदार हो गया हूँ आपका। अगर आप मुझे साथ रख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं, अब तू मेरे घर चलेगा। आज से तू मेरा मेहमान ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। और तेरा नाम अब से राजू होगा, राजू। राजू, ये तो बहुत प्यारा नाम है मालिक, मुझे ये नाम बहुत पसंद पड़ा। रामलाल और बंदर खेत से बाहर निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें गांव के बुजुर्ग गिरधर काका मिलते हैं। अरे रामलाल, ये क्या, अब तू मदारी बन गया क्या? हाँ, जंगल से बंदर पकड़ कर लाया है। अरे नहीं काका, आज खेत में हल चला रहा था, तभी ये बंदर मिल गया था, इसलिए सोचा अपने साथ रख लूं, शायद एक वफादार साथी बन जाए। बिल्कुल बेटा, किसी बेसहारा की मदद करना पुण्य का काम होता है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। आपने ठीक कहा काका, और यह सुनकर दिल और भी हल्का हो गया। फिर इतना कहकर रामलाल आगे बढ़ जाता है। तभी बंदर धीरे से पूछता है, मालिक, ये कौन थे? अरे ये गिरधर काका हैं, हमारे गांव के सबसे समझदार और दयालु बुजुर्ग। हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। रामलाल जैसे ही बंदर के साथ घर की चौखट लांघता है, अंदर से सरिता की तेज आवाज आती है। अरे ये क्या, छी छी छी, ये क्या उठा लाए हो तुम? कितना गंदा जानवर है, इसको बाहर करो अभी के अभी। अरे भाग्यवान, ये जानवर नहीं है, एक मासूम जान है। इसकी जान बचाई है मैंने।
आज ये लोमड़ी के हाथों मर जाता अगर मैं न होता तो। मर जाता तो मर जाता, तुम्हें क्या पड़ी थी इसे अपने घर लाने की? हमारा घर कोई पिंजरा है क्या जो हर आवारा जानवर को घर में पालोगे? तभी अंदर से रीमा दौड़ती हुई आती है और बंदर को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। बाबा, ये बंदर कितना प्यारा है, कितना मासूम लग रहा है। क्या ये हमारे साथ ही रहेगा? हट रीमा, दूर हट इससे, ये गंदा है, तुम्हें बीमारी लग जाएगी। तुम इसके पास मत जाओ, ये घर के बाहर ही ठीक रहेगा। नहीं माँ, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे घर में ही रहना चाहिए, मैं तो इससे बहुत प्यार करूंगी। देखो भाग्यवान, ये मासूम है, रीमा भी इसे पसंद कर रही है और मैं भी इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम क्यों इतना विरोध कर रही हो? क्योंकि मुझे जानवर पसंद नहीं है, खासकर ये बंदर जैसे झटपट दौड़ने वाले जानवर जो घर की चीजें उलट पुलट कर देंगे। मुझे कोई शौक नहीं है किसी जानवर को पालने का। तो फिर सुन लो, अगर तुम्हें जानवरों से नफरत है तो तुम्हें इंसानियत से भी कोई मतलब नहीं है। अरे ये बंदर आज मेरी शरण में आया था और मैं उसे अपने घर लाने से इनकार नहीं कर सकता था। ये अब इस घर का हिस्सा है। हाँ, अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, मैं कह देती हूँ। अभी के अभी अपना सामान बांध लूंगी। तो ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें मेरा साथ छोड़कर जाना है तो जाओ, लेकिन ये बंदर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो किसी ने मेरी तरफ दिखा है और मैं उसके विश्वास को तोड़ नहीं सकता। तुम जितना जल्दी इसे अपना सगा मान लो उतना अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। सरिता गुस्से से मुंह फेरकर अंदर चली जाती है, कुछ नहीं कहती। मालिक, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे कारण आप और मालकिन जी के बीच लड़ाई हो रही है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा जंगल में, वहीं मेरी जगह है। आप क्यों मेरी वजह से दुख झेलें? अरे नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। सरिता को समय लगेगा समझने में, पर तू चिंता मत कर, वो दिल की बुरी नहीं है, थोड़ी कठोर है। बस कुछ दिन के बाद वो भी तुझसे उतना ही प्यार करेगी जितना रीमा करती है। फिर रात होते ही सभी सो जाते हैं। राजू धीरे से रामलाल की ओर देखता है, फिर सरिता की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। नहीं मालिक, आपने मेरी जान बचाई है और मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं बनने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर आपके घर का सुकून नहीं जाएगा। राजू चुपचाप घर का दरवाजा खोलता है और घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच सन्नाटा पसरा है। तभी झाड़ियों से फिर लोमड़ी निकल आता है। अच्छा, तो तू फिर आ ही गया। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, पर आज नहीं, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। अब भूख लगी है, तू ही मिल गया है खाने को, बोल अब कौन बचाएगा तुझे? उधर रामलाल की नींद खुलती है। रामलाल इधर उधर देखने लगता है। अरे ये राजू कहाँ गया? रीमा बेटा, देखो तो राजू कहाँ चला गया? क्या हुआ बाबा? राजू नहीं दिख रहा। अच्छा हुआ जो चला गया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था वो। अरे चुप रहो भाग्यवान, अगर तुमने अब कुछ और बोला ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बाबा, राजू शायद जंगल की तरफ गया होगा, चलो हम उसे ढूंढते हैं। चलो बेटा, उसे ढूंढते हैं, उसका अकेले जाना ठीक नहीं है। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजू, राजू, अरे कहाँ हो बेटा? सामने आओ राजू बेटा। झाड़ियों के पास हलचल होती है। राजू घायल हालत में पड़ा था। लोमड़ी उस पर झपटने ही वाली थी। ए रुक जा, तू अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तू फिर आ गया? तू फिर क्यों बार बार मेरे और मेरे शिकार के बीच आता है? क्योंकि वो सिर्फ बंदर नहीं है, वो मेरा परिवार है। अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो तेरी जंगलगिरी मैं यही खत्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, पर याद रख, मैं लौटूंगी,
ये बात यही खत्म नहीं हुई। लोमड़ी भाग जाती है। रामलाल दौड़कर राजू को उठाता है और उसके जख्मों को देखता है। मालिक, मालिक, आप यहाँ इतनी रात को? अरे तू पागल हो गया है क्या? कहाँ चला गया था? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मालिक, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में कोई क्लेश हो। मालकिन मुझसे नफरत करती हैं। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चला जाऊं। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। तू बेवकूफ है। अरे राजू, तू सोचता है कि तेरे जाने से मैं खुश रहूंगा? अरे मैं खुश नहीं रहूंगा। अरे तू ही तो है जिसने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया। तू ही तो है जो मेरी रीमा को हंसाता है। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत फैसला किया। अब दोबारा ऐसा मत करना। अगर तू फिर से गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रीमा दौड़कर आती है और राजू को गले लगाती है। अब तुम कहीं मत जाना, अब हम सब साथ रहेंगे हमेशा। रामलाल राजू को घर ले जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन सरिता का विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर कलह हो ही जाती थी। एक दिन जब रामलाल खेत से लौट कर आया और थका हुआ आंगन में बैठा था, तभी राजू आंगन में खेल रहा था। तभी मिट्टी के गमले से टकरा गया और गमला गिरते ही सरिता चिल्ला उठी। हाय हाय, देख लिया, अब ये तोड़ फोड़ करेगा। अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया तो एक दिन सब बर्बाद कर देगा। रामलाल ने गमले की टूटी मिट्टी समेटते हुए कहा, जो तोड़ते हैं उसका नाम बर्बादी होता है, लेकिन ये गलती से गिरा है। इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। न जाने कब तक इस बोझ को उठाओगे तुम। जितने दिन भी जीऊंगा इस बोझ को अपने सिर का ताज समझकर जीऊंगा। ये बोझ नहीं, एक वादा है जो मैं जब तक जिंदा हूँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर अगले दिन तो सरिता ने गुस्से में सारी रोटियां राजू के हाथ से छीन ली और बोली, अब बस बहुत हो गया, इसका खाना पीना सब बंद। मेरा घर धर्मशाला नहीं है। रीमा दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, माँ, ये भूखा रह जाएगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हुआ तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। तू कितनी छोटी है लेकिन दिल से बहुत बड़ी है। भाग्यवान, देखो इस नन्ही सी बच्ची में कितनी समझ है। वो समझ गई कि दया से ही घर बसते हैं, न कि नफरत से। सरिता कुछ नहीं बोली और फिर मुंह फेर कर चली गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। रामलाल रोज सुबह राजू को साथ लेकर खेत जाता और देर शाम लौट आता। दोनों एक दूसरे के जैसे सबसे अच्छे साथी बन गए थे। फिर एक दिन रामलाल जैसे ही खेत से लौटा, अरे सुनिए, जल्दी आइए, रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी है, आंखें भी नहीं खोल रही है। आप देखिए ना, ये क्या हो गया हमारी बेटी को। रामलाल घबराकर दौड़ते हुए रीमा के पास पहुंचा। हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? रीमा बेटा, अरे आंखें खोलो बेटा, अरे बोलो ना बेटा, क्या हुआ है? अरे पिताजी को देखो, देखो पिताजी को। पता नहीं जी, ये खेल रही थी, अचानक गिर गई और होश ही नहीं आया। मैं तो इतनी घबरा गई हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। तुम रीमा का सिर सहलाओ, मैं अभी आता हूँ। रामलाल दौड़ते हुए गांव के वैद्य को बुला लाता है। वैद्य रीमा की नब्ज देखता है। रामलाल, इसकी बीमारी का ठीक से पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन हालात गंभीर हैं। एक औषधि है जो जाकर ले आना, लेकिन वो बहुत महंगा है। ये तुम्हें मदन की दुकान पर मिलेगा। इन्हें वक्त पर देना, और अगर 2 दिन में सुधार नहीं हुआ तो इसे शहर ले जाकर इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर वैद्य चला जाता है। रामलाल गहरी सोच में डूब जाता है। हे भगवान, ये दवाई तो बहुत महंगी है और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? जी, जो पैसे थे वो मैंने पिछले हफ्ते त्योहार के कपड़ों पर खर्च कर दिए थे। मुझे माफ कर दीजिए।
आज समझ में आ रहा है कि बेवक्त खर्च का क्या अंजाम होता है। कोई बात नहीं भाग्यवान, अब जो हो गया वो हो गया। अब मैं ही कुछ करता हूँ, तुम रीमा के पास रहो, मैं जमींदार से कुछ रुपए उधार लेकर आता हूँ। रामलाल दौड़ता हुआ जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, वैद्य ने दवाई दी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अरे रामलाल, तुम्हारी आमदनी तो ठीक चलती थी, फिर ये अचानक पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? सेठ जी, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, दवाओं के बिना वो ठीक नहीं होगी, कृपया मेरी मदद कीजिए। जमींदार कुछ सोचकर कुछ पैसे रामलाल को दे देता है। रामलाल झटपट दवाइयां खरीदकर घर आता है और रीमा को दे देता है। पर 2-3 दिन बीत जाते हैं, रीमा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। अरे अब क्या करूं, पैसे भी खत्म हो गए और रीमा की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं है, और इसकी हालत तो और खराब होती जा रही है। जी कुछ करिए ना, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। कितनी मन्नतों के बाद मुझे ये एक बेटी हुई है। अरे सरिता, तू फिक्र मत कर, मैं गांव वालों से कुछ मदद मांग कर देखता हूँ। रामलाल फिर गांव के गिरधर काका के पास जाता है। काका, मेरी बेटी की तबीयत और बिगड़ गई है, जमींदार से लिए पैसे भी खत्म हो गए हैं, आप थोड़ी मदद कर दो। अरे बेटा, मेरी पत्नी खुद ही बीमार है और घर की हालत भी बहुत तंग है, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। अरे मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। रामलाल निराश होकर चला आता है। फिर एक और व्यक्ति से मदद मांगता है। भाई, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, थोड़ी ही मदद कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा भाई। रामलाल, माफ कर दो भाई, इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। रामलाल वहाँ से निराश होकर चला जाता है और मन में कहता है, अरे लगता है फिर से जमींदार सेठ के यहाँ ही जाना पड़ेगा, सभी ने तो पैसे देने से मना कर दिए। अब वहीं जाकर देखता हूँ, कहीं सेठ जी कुछ और पैसे दे दें तो। रामलाल फिर जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, एक बार और कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी मर जाएगी। अरे मैंने पहले ही दे दिया है, अब दोबारा कुछ नहीं दूंगा। हाँ, पहले पुराना चुकाओ फिर नया मांगना। पर मालिक, मेरी बेटी मर जाएगी, थोड़ा तो रहम करिए। और देखो रामलाल, रहम करने से जिंदगी नहीं चलती। अगर मैं तुम पर इतना ही रहम करूंगा तो मैं खुद भी सड़क पर आ जाऊंगा। हाँ, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से और मेरा पहले का जो बकाया है उसे लौटा दे। फिर रामलाल घर आता है। भीतर से रोने की आवाज आती है। वो आंगन में बैठकर सिर पकड़ लेता है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मेरी बेटी को दे रहे हो। एक ही तो बिटिया है मेरी, और अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं इस जीवन में कैसे जीऊंगा, मैं तो टूट जाऊंगा। प्रभु, हे प्रभु, ऐसा अन्याय क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया? तभी पीछे से राजू आता है और कहता है, मालिक, मेरे पास एक विचार है, आपको महल जाना चाहिए और महाराज से मदद मांगनी चाहिए। महाराज सबकी सुनते हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं राजू, तूने मेरी आंखें खोल दी। चल चल मेरे साथ, हम अभी इसी वक्त महल के लिए निकलते हैं। रामलाल राजू को लेकर महल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब उसका गला सूखने लगता है, पता नहीं दोस्त, क्या महाराज हमारी मदद करेंगे भी या नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि वो हमारी बात समझेंगे। मालिक, आप घबराइए नहीं, महाराज जन कल्याण के लिए ही तो हैं। आप बस हिम्मत रखिए, आप सच्चे दिल से आए हैं, आपकी बात वो जरूर सुनेंगे।
कई घंटों की यात्रा के बाद जैसे ही महल के ऊंचे दरवाजे दिखाई देते हैं, रामलाल की आंखें भर आती हैं। देख राजू, हम पहुंच गए। वही दरबार जहां से पूरे राज्य का न्याय और रक्षा का आदेश निकलता है। रामलाल जैसे ही भीतर जाने की कोशिश करता है, एक सैनिक भाले से उसका रास्ता रोक देता है। अरे रुको, कौन हो तुम और इस तरह महल के अंदर कैसे चले जा रहे हो? भाई साहब, मेरा नाम रामलाल है। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। बहुत जरूरी बात है, मेरी बेटी की जान पर बनी है। अरे महाराज से मिलना इतना आसान है क्या? हैं? वापस जाओ, यहाँ आम आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक महाराज से मिल ना लूं। चाहे तो यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। उसी समय एक बुजुर्ग सैनिक पास आता है और कहता है, अरे जाने दो इसे, लगता है बड़ी विपत्ति में है और साथ में बंदर भी है। कुछ खास ही बात होगी। ठीक है चलो, लेकिन ज्यादा ऊंची आवाज मत करना। हाँ। रामलाल और राजू धीरे धीरे दरबार के भीतर जाते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठकर दरबारियों के साथ मंत्रणा कर रहे होते हैं। ये कौन है जो दरबार में बिना बुलाए प्रवेश कर रहा है, और वो भी एक बंदर के साथ? इसे जल्दी से दरबार से बाहर निकालो। महाराज, मैं गंगापुर गांव का एक गरीब किसान रामलाल हूँ महाराज, और ये मेरा बेटा जैसा मेरा राजू है। मैं आपसे अपनी बेटी की जान बचाने की प्रार्थना लेकर आया हूँ महाराज। बोलो रामलाल, तुम्हारी समस्या क्या है? हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार हैं। महाराज, मेरी इकलौती बेटी रीमा बहुत बीमार है महाराज। गांव के वैद्य ने इलाज के लिए कई दवाइयां दी, पैसे उधार लेकर इलाज करवाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जमींदार से दोबारा मदद मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। गांव वालों से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया महाराज, कोई आगे नहीं आया। मेरी बेटी मर जाएगी अगर इलाज नहीं हुआ तो। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है महाराज। मैं जानता हूँ आप न्याय प्रिय हैं, आपसे किसी की पीड़ा छुपी नहीं रहती। रामलाल, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का इलाज राज्य वैद्य करेंगे। तुम उसे तुरंत यहाँ ले आओ। महाराज, आप सच में ईश्वर से कम नहीं हैं। जैसा आपके बारे में सुना था, आप वैसे ही निकले। आप मेरे टूटते हुए भरोसे को फिर से जिंदा कर दिया महाराज, फिर से जिंदा कर दिया। रामलाल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सिर्फ वही किया है जो एक राजा का धर्म है। प्रजा की सेवा करना ही सच्चा शासन है। रामलाल शीश झुकाकर धन्यवाद देता है और फिर कुछ ही घंटों में अपनी बेटी को लेकर महल में वापस लौटता है। राजवैद्य तुरंत रीमा का इलाज शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में जब महल का वातावरण थोड़ा सहज होता है, राजकुमार मोहित अकेले में सोचते हुए खिड़की की ओर देखता है। यही सही मौका है। अगर इस किसान की बेटी को किसी तरह से फंसा दूं, तो भविष्य में मुझे गद्दी हासिल करने में कोई अड़चन नहीं होगी। राजकुमार एक सिपाही को बुलाता है। तुम कल सुबह जंगल से कुछ खास जड़ी बूटी लेकर आओ, और ऐसी जड़ी बूटी जो कि जहरीले हो। राजकुमार, क्षमा कीजिए, लेकिन जहरीली औषधि किस लिए? मेरे कमरे में चूहे बहुत बढ़ गए हैं, उनका नाश करने के लिए। ठीक है राजकुमार, मैं कल सुबह ही ले आऊंगा। अब शुरू होगा असली खेल। गद्दी का रास्ता अब मुझे ही मिलेगा। इधर राजमहल के सेवक रीमा की देखभाल कर रहे होते हैं। राजू को कुछ हलचल शुरू हुई तो राजू छुप जाता है। तभी दरवाजे के पीछे की खिड़की से उसने देखा कि कोई दबे पांव भीतर आया। वो राजकुमार मोहित था। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी। वैद्य जी, आप तो राजमहल के सबसे अनुभवी वैद्य हैं ना? मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। जी राजकुमार, कहिए। राजकुमार थोड़ा पास आकर धीमे स्वर में बोलता है। आप तो जानते हैं ना कि राजा की 2 रानियां हैं,
और बड़ी रानी की बेटी राजकुमारी शकुंतला को ही राजा गद्दी सौंपना चाहते हैं। हाँ राजकुमार, सुना है ऐसा ही कुछ विचार है महाराज का। और आप भी तो उन्हीं की ओर से राजकुमारी की प्रति। राजकुमार, मेरी निष्ठा और सच्चाई राजा के न्याय के साथ है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। तब सुनिए, जिससे आपके हिसाब से सब कुछ बदल सकता है। और जो किसान की लड़की रीमा है, उसका इलाज आप कर रहे हैं। दिखावे में दवा चल रही है। अगर वो लड़की मर जाती है तो दोष सीधा राजकुमारी पर आएगा। क्योंकि आपको राजकुमारी ने ही इस महल में रखा था ना? आप उन्हीं के खास वैद्य हो। पिताजी आपको रखना नहीं चाहते थे। राजकुमारी ने जिद करके आपको रखा था। यदि आपकी दवा से लड़की मर जाती है तो लोग यही सोचेंगे कि आपकी दवा ने ठीक से काम नहीं किया। और लोग कहेंगे राजकुमारी के इशारे पर गरीब की बेटी को बलि चढ़ा दी गई। आप होश में तो हैं राजकुमार? ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक मासूम बच्ची की जान से खेलना चाहते हैं, सिर्फ गद्दी के लिए? गद्दी मजाक नहीं होती वैद्य। गद्दी के लिए खून भी बहते हैं और साजिशें भी होती हैं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सारी बात राजा को जाकर बता दूंगा। सोच लो वैद्य, तुम्हारा एक बेटा है ना, और तुम्हारी पत्नी भी बूढ़ी है। अगर एक भी शब्द बाहर गया तो तुम्हारा परिवार कल का सूरज नहीं देख पाएगा। आप मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रहे हैं? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो आप कहेंगे वही करूंगा। लेकिन कृपया मेरी पत्नी और बेटे को कुछ मत होने देना। राजकुमार मुस्कुराकर अपनी छोटी शीशी वैद्य के हाथ में थमाता है। ये लो, बस इतना करना है कि जब अगली दवा रीमा को दो तो उसमें इसकी भी कुछ बूंदें मिला देना। अरे इतना ही तो काम है। फिर देखना कैसे एक राजकुमारी का नाम मैं मिट्टी में मिलाता हूँ। वैद्य भारी कदमों से शीशी को लेकर भीतर की ओर बढ़ता है। राजू कोने में सब देख और सुन चुका होता है। राजू मन में, राजकुमार जिसे सब राजसी मर्यादा का प्रतीक समझते थे, आज उसी ने एक मासूम बच्ची की हत्या की साजिश रच दी, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन को सिंहासन पर नहीं देखना चाहता है। मुझे महाराज को तुरंत ये खबर देना है। गेट के कक्ष के मुख्य द्वार पर सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन राजू जोर से चिल्लाया, मुझे राजा से मिलना है, अभी और इसी वक्त। ये राज्य का मामला है, गद्दी का मामला है, प्रजा की जान का मामला है। सैनिक उसे सम्मान के साथ अंदर ले गया। बंदर ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं केवल एक पशु हूँ, पर मैं भी आपके राज्य का वासी हूँ, और आज मैं जो कहने आया हूँ वो आपके राज्य की नींव को हिला सकता है। बोलो, तुम इतना व्याकुल क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें इस समय मेरे पास ले आई है? महाराज, राजकुमार मोहित राजगद्दी पाने की लालच में मेरे मालिक रामलाल की बेटी रीमा की हत्या की साजिश रच रहे हैं। वो चाहते हैं कि दवाई में जहर मिलाकर उसे मारा जाए, और फिर इस दोष का सारा इल्जाम राजकुमारी शकुंतला पर लगे, ताकि उन्हें गद्दी से दूर किया जा सके, और अंत में गद्दी खुद राजकुमार मोहित को मिल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार ऐसा क्यों करेगा?
तुम कहीं कोई भ्रम में तो नहीं हो? नहीं महाराज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप स्वयं उस वैद्य को बुलाकर पूछ सकते हैं जो रीमा का उपचार कर रहा है। सैनिकों, अभी इसी समय उस राज्य वैद्य को हमारे समक्ष लाया जाए। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में सैनिक वैद्य को लेकर दरबार में पहुंचे। बताओ, क्या सच्चाई है? क्या तुम्हें राजकुमार ने कुछ कहा? क्या कोई षड्यंत्र रचा गया था? अगर एक भी बात छिपाई तो अंजाम गंभीर होगा। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। राजकुमार मोहित ने सचमुच मुझसे कहा था कि रीमा की दवाइयों में जहर मिला दूं, क्योंकि उन दवाओं को तैयार करवाने की जिम्मेदारी राजकुमारी शकुंतला की थी। अगर लड़की मर जाती तो सभी का शक उन्हीं पर जाता और फिर वो राजगद्दी से हटा दी जाती। किसी मासूम बच्ची को मारकर राजगद्दी पाने की योजना, ये कितना घिनौना षड्यंत्र है। सैनिकों, राजकुमार मोहित को अभी के अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही देर में राजकुमार दरबार में लाया गया। वो भ्रमित और भयभीत था। मोहित, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम किसी मासूम की जान लेकर गद्दी पाना चाहते थे? क्यों? उत्तर दो। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी को मारना क्यों चाहूंगा? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। वैद्य, सच सामने कहो, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। महाराज, सच्चाई यही है कि राजकुमार ने मुझे डरा कर कहा था कि अगर मैंने जहर नहीं मिलाया तो वो मेरे परिवार को जान से मार देंगे। मैं मजबूर था महाराज। राजकुमार नीचे देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ पिताजी, मैं अपराधी हूं और मैंने ये सारा षड्यंत्र गद्दी की लालच में किया। मैं नहीं चाहता था कि शकुंतला गद्दी पर बैठे। मुझे लगा मैं ज्यादा योग्य हूं। मैंने अपनी सोच में अंधापन पाल लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच में तुम किसी की जान ले लोगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुमने राज्य की मर्यादा को कलंकित किया है। सैनिकों, राजकुमार मोहित को बंदी गृह में डाल दो। वो अब न्याय की प्रक्रिया से गुजरेगा। सैनिक मोहित को ले गया। तभी राजा ने राजू को पास बुलाया। राजू, तुमने इस राज्य को बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया। तुम जैसे वफादार और साहसी प्राणी का होना किसी भी मनुष्य से कम नहीं है। तुम्हारी चतुराई और सच्चाई ने आज सत्य की रक्षा की है। मैं तुम्हें राज्य की तरफ से सम्मान देता हूं और इस दरबार की ओर से आभार प्रकट करता हूं। महाराज, मैंने जो भी किया वो अपने मालिक और उसकी बेटी के लिए किया। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे मालिक रामलाल हमेशा खुश रहें, उनके आंसू कभी न बहें। फिर कुछ ही दिनों में रीमा पूरी तरह से ठीक हो गई तो रामलाल अपनी बेटी को लेने आता है और राजा से कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। अगर भविष्य में कभी भी मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे कभी भी याद कर लीजिएगा। तुम्हारी बेटी ठीक है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती रामलाल। फिर रामलाल अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। आज महाराज और ये मेरे दोस्त की वजह से हमारी बेटी सही सलामत है। सरिता, हाँ जी, महाराज का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। साथ में तुम्हारा भी मेरे प्यारे बंदर। मैंने तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई, पर तुमने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया। तभी बाहर अचानक शोर मचा। कुछ सवारियां रामलाल के घर के बाहर आकर रुकी। दरवाजा जोर से खुला और राजकुमार मोहित की मां रानी मालती अपने अंग रक्षकों के साथ घर में दाखिल हुई। रामलाल, तुम्हारे बंदर की इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को कारागार भिजवा दिया। तुमने तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया होगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली ताकत क्या होती है।
तुम्हारा अंत यही होगा। रानी साहिबा, आप जो भी कहें, पर सच यही है कि आपके पुत्र ने जो कुछ किया वो अन्याय था और सच को छुपाया नहीं जा सकता। रानी ने अपने अंगरक्षक को इशारा किया। तलवार निकल चुकी थी। रामलाल पर वार होने ही वाला था। तभी राजू दौड़ता हुआ सामने आया और रानी की तलवार के सामने खड़ा हो गया। नहीं, मालिक को मत मारो। अगर तुम किसी को सजा देना चाहती हो तो मुझे दो, क्योंकि राजा को सारी सच्चाई मैंने बताई थी। अगर मालिक मर गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। वो मेरा सब कुछ है। उसने मुझे अपने घर में जगह दी। एक जानवर होते हुए भी मुझे इंसान से बढ़कर प्यार दिया। यही तो मैं चाहती हूँ, रामलाल मरे और तुम पर सारा दोष आए। तुम्हारे खिलाफ लोगों की नजरें उठें, क्योंकि तुमने ही मेरे बेटे को जेल भेजा है। अब उसका बदला मिलेगा। रानी ने तलवार उठाई और सीधे रामलाल पर हमला किया, लेकिन राजू बीच में आ गया और वार अपने ऊपर ले लिया। नहीं राजू, नहीं। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? ये वार तो मुझे सहने दे, मुझे मरने दे। राजू की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने कांपते हाथों से रामलाल का चेहरा छुआ। मालिक, मालिक, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर शायद मेरी यही किस्मत थी। मुझे खुशी है कि मैं आपको बचा सका। राजू। और राजू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रामलाल जोर से रो पड़ा। रानी ने फिर से तलवार उठाई। दूसरा वार करने ही जा रही थी, तभी राजा महल से सैनिकों के साथ पहुंचे। रानी मालती, तुमने सारी सीमाएं पार कर दी है। राज्य की मर्यादा को कलंकित किया है। अब तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। राजा ने इशारा किया। सैनिकों ने रानी को पकड़ लिया। वो छटपटाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तुमने एक ऐसे प्राणी की हत्या की है जिसने हम सबको निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाया। तुमने एक पवित्र आत्मा को मार डाला। रानी को महल में बंदी बनाकर ले जाया गया। वहीं रामलाल बैठा था। राजू का शरीर जमीन पर पड़ा था। अरे बोलना, अरे एक बार बोल दे। तू झूठ बोल दे कि तू मरा नहीं है। तेरा मजाक है, हर बार की तरह। आज भी कोई चाल है तुम्हारी। मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जा। अपने आप को संभालिए जी। आपको याद है आपका दोस्त क्या कहकर गया है? उसने बोला था आपको अपना ध्यान रखना है। आप इस तरह टूटकर बिखर नहीं सकते। रामलाल, मुझे माफ कर दो। आज हमारी वजह से तुम्हारा सबसे प्यारा साथी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। रानी की तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। महाराज, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपकी वजह से तो मेरी बेटी रीमा आज जिंदा है। आपने जो किया है वो एक सच्चे राजा का धर्म था। पर ये जो मेरी गोद में पड़ा है, ये सिर्फ बंदर नहीं था। ये मेरा बेटा था, मेरा साया था। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब यही था जो मेरे साथ खड़ा था। भूखा रहा, लेकिन मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब ये मुझे छोड़कर चला गया। महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके बिना कैसे जी पाऊंगा। रामलाल, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द, पर तुम्हारा परिवार भी है। रीमा है, सरिता है। अगर तुम इस तरह से टूट गए तो उन्हें कौन संभालेगा? कौन उन्हें जीने का हौसला देगा? तुम्हें इस दुख से लड़ना होगा ताकि राजू की आत्मा को शांति मिल सके। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था, मैं जानता हूं। और मैं ये भी वादा करता हूं
कि उस रानी को उसकी सजा जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से तुम्हें ये दुख झेलना पड़ा। अब मैं चलता हूँ रामलाल, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।